दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 19 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ और ये रही अब तक की हेडलाइंस। गजा का जबालिया, इजरायली फौज को खा लिया, अब तक 30 फौजियों की मौत। अमेरिका ने एक बड़ी इजरायली ऑर्गेनाइजेशन को किया बैन, इसके गुर्गे वेस्ट बैंक में करते हैं दंगे और लूटपाट। अब नेतन्याहू ने खुद नेसेट में किया दावा, कहा हमारे हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक हिस्से को किया तबाह। ईरान ने कहा हमले का लेंगे बदला। इजरायली लीडर बेनी गैंट्स की गजब मांग, बोले वेस्ट बैंक की तरह हमारे पास हो साउथ लेबनान का निजाम। ईरान की शिपिंग कंपनीज पर यूरोपीय यूनियन ने लगाई पाबंदियां, रूस और रेजिस्टेंस फोर्सेस को हथियार पहुंचाने का इल्जाम। और यूक्रेन को 4000 खतरनाक ड्रोन देगा जर्मनी। दूसरी तरफ हंगरी ने अमेरिका को लताड़ा, कहा आपने खतरनाक कदम है उठाया। तो चलिए करते हैं शुरुआत मॉर्निंग न्यूज की। और सबसे पहले बात उस खबर की जिसको लेकर कई खबरें हम पहले बता चुके हैं। हम बता चुके हैं किस तरीके से नॉर्थ गजा पूरी तरीके से तबाह करने पर आमादा है इजरायली फोर्स। लेकिन यही नॉर्थ गजा इजरायली फोर्स की भी तबाही का एक जरिया बनता जा रहा है। आप यकीन कीजिए, पिछले 35-40 दिन से नॉर्थ गजा में आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। कहा जा रहा है पैलेस्टीनियन मूवमेंट्स की तरफ से कि नॉर्थ गजा को कब्जाना चाहते हैं। 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं फ़लस्तीनी, लेकिन 30 फौजी मारे जा चुके हैं। आप कहेंगे 30 1000 के सामने क्या है? नहीं है। लेकिन आप आईडीएफ के एतबार से, इजराइल के नज़रिए से सोचिए, उसके 30 फौजी 30 दिन में या 40 दिन में मारे जाएं सिर्फ एक इलाके में गजा के, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा डैमेज है जिसे कंट्रोल कर पाना मुमकिन नहीं है। यानी ये बताया समझ में आ सकता है या कहा जा सकता है कि नॉर्थ गजा न सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है, बल्कि आईडीएफ के लिए भी बन गया है। हमास के लड़ाके यहाँ वहाँ सुरंगों से निकलते हैं और हमले कर देते हैं। मारीफ की कुछ वक्त पहले की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था कि अब 15 से 30 हज़ार इजरायली फ़ौजी मारे गए और ज़ख्मी हुए हैं। मारे गए की इसमें तादाद सिर्फ 1000 के अंदर बताई गई थी, बाकी सब ज़ख्मी हुए। ये नहीं बताया गया था कि बाकी कितने हज़ार इनमें से, ज़ख्मी में से, फ़ौजी के तौर पर आगे काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक भी उंगली गई तो भी फ़ौजी नहीं बन सकते। लोगों के तो पैर और हाथ सब उड़ गए, कुछ नहीं बचा है। ये डेटा आना बाकी है। लेकिन जबालिया में जिस तरीके से मिशन चलाए हैं, ये खबर बताती है कि पिछले जो अक्टूबर के पहले हफ्ते से मिशन आईडीएफ ने शुरू किया था नॉर्थ गजा में, वहाँ 30 फौजी मारे गए और आगे भी उसके सामने आसानियाँ नहीं हैं। तो इरना की रिपोर्ट इजराइल के चैनल 12 के हवाले से थी। खैर, बढ़ते हैं आगे सर। एक बड़ी खबर है, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी उनकी हुकूमत ने, एक सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अमाना है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, की ऑर्गेनाइजेशन है सेटलर्स की, इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया है, सैंक्शन कर दिया है, पाबंदियां लगा दी, क्योंकि इस पर इल्ज़ाम ये है कि ये लोग वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ वायलेंस करते हैं, दंगे भड़काते हैं, लूटपाट करते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी को, पीस को नुकसान पहुँचाते हैं, ये उनकी ज़मीनों को कब्जाते हैं। ये दंगाई है और ये पूरा फंड करते हैं इसके लिए। मैंने कहा इसे और तलाशा जाए। इजरायली अखबार के अलावा मुझे ये अमेरिका का सरकारी विभाग मिला, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, इन्होंने भी इस बारे में पूरा लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन विद टाइज टू वायलेंट एक्टर्स इन द वेस्ट बैंक। मतलब ये दंगाइयों को एक तरीके से फंड करते थे अमाना। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका ने इससे पाबंदी लगाई, इससे पहले इसी में लिखा है, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, कि अमाना हैज़ ऑल्सो बीन सैंक्शनड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। ये इतनी बड़ी दंगाई तंजीम है कि इससे पहले कनाडा और यूनाइटेड किंगडम भी इनके उग्रवाद की वजह से इन्हें बैन कर चुके हैं। और अब अमेरिका ने किया है। 18 नवंबर 2024 की खबर, हमारे उनके बीच 10:30-11 घंटे का फासला है अमेरिका के, तो आप 19 में ये खबर सुन रहे हैं। अमाना के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे। खैर, अच्छा ही हुआ, गंदे लोगों के साथ अगर सख्ती हो तो बुरा नहीं लगता। बेंजामिन नेतन्याहू ने 18 नवंबर को अपनी नेसेट में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये कहा कि जी, ईरान पर हमने जो पिछले महीने हमले किए थे, हमारी जो स्ट्राइक्स हुई थी, उसमें ईरान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक कंपोनेंट, एक हिस्सा तबाह हुआ है।
और ये कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से दावा, अभी देखिए अभी तक ये खबरें थी, अब नेतन्याहू ने अपने मुंह से बोला है, इसलिए इसकी अहमियत है। देखते हैं ईरान क्या जवाब देगा। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मध्यम पड़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान हथियार नहीं बना सकता या ईरान अभी भी न्यूक्लियर नज़रिए से एक ख़तरा नहीं है, वो ख़तरा है, ये नेतन्याहू ने कहा। लेकिन हाँ, हमने उनकी रफ्तार धीमी की है क्योंकि हमने उनके एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, उनकी कंपोनेंट पर, उसके हिस्से पर हमला किया, उसे तबाह कर दिया, इसलिए कुछ ना कुछ तो उनको असर पड़ा है। इसमें लिखा है, नेतन्याहू ने कहा, इट इज़ नॉट अ सीक्रेट, अब ये कोई रहस्य नहीं रह गया, राज नहीं रह गया, ये खुल चुका है। दिस इज स्पेसिफिक कंपोनेंट इन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट वाज हिट इन द अटैक। अब देखिए खुला खुला नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान इस पर क्या जवाब देता है। हालांकि ईरान ने अलग से कुछ कहा है, वो ये कि ईरान विल नेवर सीक परमिशन टू डिफेंड इट्स इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी, कि ईरान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी सिक्योरिटी को, अपनी इंटीग्रिटी को सिक्योर करने के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेगा, आए चचा हम हमला कर लें, नहीं कर लें, नहीं, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी हम हमला करेंगे, भतीजे पर भी करेंगे, उनके अब्बा पर चचा पर भी करेंगे, हमें इजाज़त नहीं लेनी होगी, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में कही है कि क्या इजराइल पर हमला करेंगे। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई हैं, इन्होंने कहा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं, और हमें हक है कि हर हमले का जवाब दिया जाए, इजराइल को भी जवाब मिलेगा। हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ, आपको पता है उनकी हमने सबसे पहले खबर आपको कल सुबह की बुलेटिन में दी कि वो मारे गए, तो अब उस मामले में उनको सुपर्दे खाक कल कर दिया गया 18 को ही। इस मामले में IRGC का बयान आया है कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, इससे सिर्फ रेजिस्टेंस को मजबूती मिलेगी, हौसला मिलेगा। खैर ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी हम चारों तरफ तबाही तो देख ही रहे हैं। खैर 409 दिन गज़ा में हमले को शुरू हुए हो चुके हैं, 43,922 फ़लस्तीनी अब तक कत्ल किए जा चुके हैं, 1,03,898 ज़ख्मी होने वालों की तादाद है। मुझे लगा ये तादाद आपको याद दिलाते रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जंग के शोर में ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, ये भाई वो बहनें, ये नालायक वो मरदूद, ये सारे जो लफ्ज़ और जुमले इस्तेमाल किए जाने लगे हैं वीडियोस में, कहीं ऐसा ना हो कि आप मज़लूमों को भूल जाएं। लोगों को जंग एंटरटेनमेंट की तरह लगते हैं, मज़ा आता है जंग के जो वाक़े हैं, और वो उनमें अपना इंटरेस्ट खोजते हैं। हकीकत को देखते रहना चाहिए। हिजबुल्लाह के पास अभी भी पूरी कुव्वतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी ग्राउंड फोर्सेस इंटैक्ट हैं, उसको इतना नुकसान नहीं हुआ जितना बताया गया। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो अल मायदीन ने हेडलाइन बनाई हैं। लिखा है कि इजराइल के चैनल 12 ने कहा है कि मिसाइल कैपेबिलिटीज़ और उसके जो लीडर्स के मारे जाने के बाद उनके नए लीडर्स का रिप्लेसमेंट ज़बरदस्त है, हिजबुल्लाह का चैनल 12 कहता है, और वो अभी भी मजबूत है, ज़बरदस्त तरीके से न सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं IDF का साउथ लेबनान में, बल्कि वो नॉर्थ कब्जे वाले इजराइल के इलाकों पर रोज़ हमले करके नुकसान पहुंचा भी रहे हैं। ये कह देना कि हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द, ये बेमानी है, ये कहा गया रिपोर्ट में। खैर, इजराइल के जो मंत्री रहे बेनी गैंट्स, वॉर कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, अभी अपोजिशन लीडर हैं। अपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स ने कहा है कि सीज़ फायर हो लेबनान के साथ, लेकिन इस शर्त के साथ हो कि हम कभी भी उन पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेबनान पर कभी भी, मतलब पूरे लेबनान पर कभी भी कहीं भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर सीज़ फायर की हुक्मदूली हुई या खिलाफ वर्जी हुई या वायलेशन हुआ तो जो उसमें हुक्म थे वो नहीं माने गए, जो उसमें शराइत थी वो नहीं मानी गई, समझे, तो हम लोग कभी भी आज़ाद हैं लेबनान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए। ये शर्त, अरे कौन कर देगा बाबू, अपने यहाँ हमला करने की इजाज़त कभी भी खुले, तुम कौन हो, कहीं भी कभी भी। अच्छा, ये तो कहो इनके पास माल मसाला नहीं है लेबनान के पास, वरना ये बराबर से घुस भरते। अगर इनकी आर्मी के पास एयर डिफेंस सिस्टम होते, जो इनकी आर्मी, हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा, और इस बराबर के फाइटर जेट्स होते हैं, तो अभी आपको बता रहे होते जंग क्या होती है।
आप जो लेबनान बेरूत पे हमले कर रहे हैं, यही बेनी गैंट्स, अल जजीरा का आप एक ट्वीट देख लीजिए, इन्होंने क्या कहा है कि साउथ लेबनान को एरिया ए ऑफ वेस्ट बैंक की तरह ट्रीट करना चाहिए। मतलब वेस्ट बैंक में एक एरिया ए है ना, निज़ाम हम देखेंगे, पुलिस हम देखेंगे, बाकी सब तुम लोग देखो, फ़लस्तीनी देखो, मतलब सब मेन अपने पास रख लिया। तो कह रहे हैं कि वैसे ही होना चाहिए साउथ लेबनान में भी। व्हेन द लेबनीज गवर्नमेंट डज नॉट वर्क इन द साउथ, द इजरायली आर्मी विल वर्क फोर्सफुली। जब लेबनीज आर्मी काम नहीं कर पा रही है ढंग से साउथ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की वजह से, तो फिर ज़बरदस्ती फोर्सफुली इजरायली आर्मी को वहाँ जाकर काम करना चाहिए, यानी निज़ाम संभालना चाहिए, सारी चीज़ें दुरुस्त करनी चाहिए, ये तय करना चाहिए कि यहाँ से कभी इजरायली इलाकों की तरफ हमले नहीं होंगे। बताइए, एयर स्ट्राइक हवा में भी मांग रहे हैं इजाज़त, ज़मीन पर भी मांग रहे हैं इजाज़त, सब कुछ इनका है, इन्होंने सोच रखा है। सब हम लिखवा के लाए थे, प्रॉमिस ऑफ गॉड है ना, प्रॉमिस लैंड की तरह सब कुछ है। इसराइल का एक मिनिस्टर यूएई के दौरे पर गया और सीक्रेट दौरे पर गया, सीक्रेट विजिट पर, ये रिपोर्ट सामने आई है, फिलहाल इरना ने छापी है और एक इजरायली वेबसाइट के थ्रू ही जो है उनके हवाले से ही छापी है। वाला न्यूज़ करके एक इजरायली वेबसाइट है और ये बताया है कि इजराइल के मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटजिक अफेयर्स रॉन डर्मर गए हैं यूएई, उन्होंने सीक्रेट विजिट की है इस वीकेंड पर, और किस उन्होंने स्ट्रेटजिक अफेयर्स पर बात की है, क्या स्ट्रेटजी बनाई है यूएई के हुक्मरानों के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हुक्मरानों के साथ मिलकर दुबई या अबू धाबी में, नहीं पता, लेकिन ये गए थे। ये रिपोर्ट अब खुली है, ये कैसे जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल यूरोपीय यूनियन ने कुछ नई पाबंदियां आयद की हैं ईरान के ऊपर, ख़ास तौर से ईरान की शिपिंग लाइंस पर, शिपिंग कंपनीज़ हैं और शिपिंग जो मालिक हैं उन सब पर। यूरोपीय यूनियन ने कुछ सैंक्शंस ईरान की शिपिंग लाइन के डायरेक्टर और कुछ लोगों पर लगाए हैं, पाबंदियां लगाई हैं, और इनका ये कहना है कि ईरान के पानी के जहाज़ों के ज़रिए, शिपिंग लाइन के ज़रिए रशिया को हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स ये सब भेजे जा रहे थे जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो एक्टिव रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जिनकी वजह से अब पूरा एक मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ने का जो है आसार हैं कि वो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सबको पिटना चाहिए इजराइल से, नहीं, क्यों कर रहे हैं हमला? उन सबको भी हथियार इजराइल के ख़िलाफ़ देने का इल्ज़ाम ईरान के ऊपर है, इसलिए ये पाबंदियां आयद की गई हैं। एक तरीके से ये ईरान को पंगु बना देना चाहते हैं। अब देखते हैं ईरान की तरफ से भी जो है वो, जो इनके शिपिंग मिनिस्टर हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, इनका नाम है अली अकबर साफ़ई, इन्हों की खबर है कि इन्होंने निंदा की है, इन्होंने मजम्मत की है यूरोपीय यूनियन के सैंक्शंस की। ईरान को चारों तरफ से गला घोट के मार देना चाहते हैं। जर्मनी 4000 ड्रोन्स भेजेगा यूक्रेन और मिसाइल्स को रोकेगा जो भेजनी थी, लेकिन 4000 ड्रोन भेजेगा और ये बड़े ख़तरनाक ड्रोन हैं। वैसे ही छुप छुप कर जाकर, बिल्कुल एकदम से तेज़ी से जाकर निशाना लगाते हैं, कहीं भी अंदर घुस के जाकर ब्लास्ट कर देते हैं। इनके अंदर निगरानी करने की भी कुव्वत है, इनके अंदर हमला करने की भी कुव्वत है। ये कामिकाज़े ड्रोन होंगे और पहला जत्था जो है वो अगले महीने दिसंबर में डिस्पैच हो जाएगा। कितने हज़ार ड्रोन अगले महीने जाएंगे कोई नहीं जानता। मिनी टॉरसिस मिसाइल जो है उसे रोका जाएगा, इसकी जगह ये यूएवी कामिकाज़े ड्रोन, यानी वन साइडेड जो सुसाइडल ड्रोन होते हैं ना, खुदकुश, एक बार गए और जाकर धम भड़ाक से करके उनके वापस नहीं आते हैं, फट जाते हैं, ये जाएंगे। कामिकाज़े स्टाइल में ये डिज़ाइन किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंडीशंस के तहत इन्हें डिलीवर किया जाएगा। खैर, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने इसकी जानकारी दी है, लेकिन वही जर्मनी दूसरी तरफ क्या कह रहा है, वो अनादोलू की खबर बताती है कि जर्मनी ने चाइना से कहा है कि आप रशिया को ड्रोन्स दे रहे हैं, जिससे रशिया यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। बताओ, अपने आप 4000 ड्रोन देंगे, समझे? और चाइना अगर रूस को ड्रोन दे भी रहा है तो इन्हें दर्द है, इसी जर्मनी को, जबकि चाइना ने कहा नहीं, ये बात छोटी है ना, हम नहीं दे रहे हैं ड्रोन वगैरह। तो बस
उधर हंगरी ने जो बाइडेन के उस फैसले को लेकर बाइडेन हुकूमत को लताड़ा है, जिसमें बाइडेन ने कहा है कि ठीक है ज़ेलेंस्की, तुम बहुत दिन से ये कह रहे थे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल हमें यूज़ करनी है, अच्छा जाओ कर लो रूस पर दाग दो जो हमने तुम्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल दी हैं। इसके बाद ये कहा गया, हमने पहली बार ये लफ्ज़ लिया कि क्या दुनिया तीसरी जंग अजीम के, थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। पूरे दिन भर हमारी लफ्ज़ नहीं चुराई किसी ने, सब समझ गए कि यही होगा, तो सब ने वही लाइन ली। वो हमारी लाइन ऐसा नहीं है किसी ने चुराई, सब ने उसी नज़रिए से सोचा। तो ये इतनी बड़ी घटना थी जिसको लेकर हंगरी ने भी निंदा की अमेरिका की, उनकी मजम्मत की कि ये तुम जो कर रहे हो ये एक्सट्रीमली डेंजरस है और इससे पूरा कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा, ये कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग न्यूज़ आप देख रहे थे। उम्मीद करते हैं दोपहर के बाद हेडलाइन शो आपके लिए लेकर आएंगे, उस बीच एक आध स्टोरी और। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। कमेंट में लिखकर बताइएगा आप कहाँ से हैं और क्या देखना चाहते हैं, बताइएगा।